कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। राठौर मेंशन में जहां थोड़ी देर पहले शादी की शहनाइयां गूंज रही थी, अब वहां मातम छा गया था। हाल में कान्हा की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिसके अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। और वहीं ऊपर कमरे में डॉक्टर चारू को चेकअप कर रही थी। सभी इस बात से बहुत परेशान थे, खास करके नैना। अखंड ने उसे और क्षितिज को सब कुछ बता दिया था। क्षितिज कुछ कुछ जानता था, लेकिन पूरी सच्चाई वो भी अब जान पाया। उन दोनों सब बातें तो बता दी थी, लेकिन व्योम और चारू की शादी की बात किसी को भी नहीं पता थी। डॉक्टर जहां चारों को चेक कर रही थी, उसी कमरे के बाहर व्योम और सागर दोनों ही परेशानी से खड़े थे। दोनों के चेहरे पे बेचैनी और दुख सब कुछ नजर आ रहा था। आखिर वो दोनों के लिए ही सबसे खास थी। कुछ ही देर में डॉक्टर बाहर आती हैं। डॉक्टर को बाहर आया देखकर सभी उनके पास चले जाते हैं। डॉक्टर उन लोगों को देखकर कहती है, अंदर जो लेडी है वो कौन है आप लोगों की? उनकी बात पर व्योम और सागर दोनों सामने आते हैं और एक साथ कहते हैं, वो मेरी बीवी बहन है। उन दोनों की बात सुनकर सभी घर वाले हैरान हो जाते हैं, लेकिन अभी किसी ने कुछ कहना सही नहीं समझा। उसके बाद व्योम ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर मेरी वाइफ कैसी है? वो ठीक तो है ना? डॉक्टर उसे देखकर मुस्कुराकर बोली, वो ठीक है, लेकिन तुम्हें उनका ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। वो बहुत ही ज़्यादा वीक है। उन्हें देखकर लग रहा है शायद वो सही से कुछ दिनों से खाना भी नहीं खा रही हैं, और इस हालत में उनका इस तरह से रहना सही नहीं है। इस हालत में ये बात सुनकर वो लोग ने डॉक्टर से कहा कि आप क्लियर बताइए ना, आप कहना क्या चाहती हैं? डॉक्टर ने कहा, वो प्रेग्नेंट है 2 मंथ से। ये सुनते ही घर में सभी लोग शॉक हो गए, और वहीं व्योम के चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन थे कि वो खुश था या शौक था, उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसकी आंखों में नमी भर आई और उसने खुद से कहा, शाहरुख प्रेग्नेंट है? मतलब मैं? इसके आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। सभी घर वाले शौक थे। व्योम बिना किसी की ओर देखे अंदर चला गया, जहाँ चारू बेड पर बैठी थी। उसकी आंखें नम थी। व्योम उसके पास जाकर बैठ गया। उसने चारू को देखकर कहा, चारू। उसकी बात पर चारू ने सिर्फ इतना ही कहा, तो तुम्हें पता चल गया? उसकी बात पर व्योम हैरान हो गया। उसने कहा, पता चल गया मतलब? क्या तुम पहले से जानती थी कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उसकी बात पर चारू ने कहा, बता देती तो क्या हो जाता, यही ना, आज मैं अपने भाई के साथ अपने बच्चे को भी खो देती। उसकी बात सुनकर व्योम का दिल भर आया। उसने चारू को अपने गले से लगा लिया, और उसके गले से लगते ही चारू का फिर से रोना बढ़ गया। वो रोते हुए बस यही कह रही थी, क्यों व्योम, क्यों? उसने मेरे भाई को क्यों मार दिया? उससे उसकी क्या दुश्मनी थी? वो हम दोनों को अलग करना चाहती थी, तो मुझे मार देती। उस मासूम की क्या गलती थी? बोलो ना। ये बोलकर वो रोई जा रही थी। व्योम उसे लिए हुए ही वैसे ही शांत करा रहा था। चारू ने रोते हुए कहा, व्योम, तुमने वादा किया था कि तुम कान्हा को बचा लोगे, लेकिन क्यों नहीं बचाया तुमने? बोलो, क्यों मरने दिया तुमने उसे? व्योम ने कहा, मुझे माफ कर दो चारू, लेकिन मैं वादा करता हूँ, मैं उसे मौत से बदतर सजा दूंगा। उसने कान्हा के साथ ये करके अपने लिए वो सजा चुनी है जो कोई भी नहीं सोच सकता है। चारू काफी देर तक उसकी बाहों में वैसे ही रोती रही। मेहंदी वाले दिन जब चारू उठी थी, तो उसे अपने बेड पर एक लेटर मिला जो व्योम ने लिखा था। उसमें उसने सब कुछ लिख दिया था कि उसके ऐसा करने के पीछे क्या कारण है, और उसे पता चल गया है कि कान्हा कहाँ है, और उसे कल बचा कर लाएगा, और सानवी का सच भी सबके सामने लाएगा। चारू को वो पढ़कर रोना आ गया। तभी उसके कमरे में बालकनी से व्योम आता है, तो वो उससे पूछती है, क्या ये सच है? तो व्योम उसे सब बता देता है, जिसे सुनकर चारू रोने लगती है। व्योम उसे चुप कराता है और कहता है, मैं ये सब तुम्हें कब से बताना चाहता था, लेकिन तुम कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। मैं क्या करता? चारू उससे माफी मांगी और कहा कि वो वैसा ही करेगी जैसा उसने कहा है। उसके बाद दोनों काफी देर तक साथ थे। फिर व्योम अपने कमरे में चला गया।
कुछ देर बाद व्योम चारू को लेकर नीचे आता है और सभी लोग मिलकर कान्हा का अंतिम संस्कार करते हैं। चारू बहुत रो रही थी, लेकिन सभी ने उसे किसी तरीके से संभाला। चारू को ऐसे देखकर सागर का दिल किया कि वो उसे बता दे कि वो उसका क्या है, लेकिन उसने समझा कि ये अभी सही समय नहीं है। ऐसे ही 13 दिन बीत गए। कान्हा की अंतिम क्रिया भी खत्म हो गई थी। चारू के सभी घर वाले मिलकर संभाल रहे थे। चारू भी अब कुछ नॉर्मल हुई थी, लेकिन उसकी खुशी जैसे कहीं खो गई थी। सभी उसके लिए बहुत दुखी थी। व्योम चारू के कमरे में जा रहा था कि एक सर्वेंट ने उसे बताया कि नैना ने उसे बुलाया है। ये सुनकर जब वो नैना के कमरे में गया तो वहां पर क्षितिज, जय और चित्रा भी थे। व्योम ने सभी को देखकर कहा, आपने मुझे ऐसे क्यों बुलाया? उसकी बात पर नैना ने कहा, व्योम मुझे तुमसे कुछ पूछना है। उसकी बात पर व्योम कहता है, क्या माँ? नैना ने कहा, व्योम हम सभी जानते हैं कि तुम चारू से पहले से प्यार करते हो। इनफैक्ट हमें अभी कुछ दिन पहले पता चला है कि तुम्हारी बचपन की फ्रेंड जिसे तुम ढूंढ रहे थे वो चारू ही है। लेकिन क्या तुम ये बताओगे कि तुम ऐसे कैसे हो गए? तुमने ये भी ध्यान नहीं दिया कि तुम दोनों की शादी नहीं हुई है, और चारू के साथ तुमने अपनी लिमिट क्रॉस कैसे कर दी? तुमने एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा? उसकी बात पर व्योम उस पार्टी वाली रात की बात बता देता है कि कैसे सानवी ने चारू को बदनाम करने के लिए उसको ड्रग देकर उसके खिलाफ साजिश की थी। वो तो सही समय पर वो पहुंच गया था। क्षितिज ने उसे देखकर कहा, चारू नशे में थी, लेकिन तू तो होश में था ना, तो तूने क्यों खुद को नहीं रोका? उसकी बात पर व्योम कुछ कहता कि तभी चित्रा ने कुछ ऐसा कहा कि क्षितिज उसे घूरने लगा। चित्रा ने कहा, वैसे ये कह कौन रहा है? शायद वो भूल गए हैं कि उन्होंने क्या किया था। उसके बाद पर जहां नैना का चेहरा लाल हो गया, वहीं क्षितिज उसे घूरने लगा। क्षितिज कहता है, जय इसे चुप करा, नहीं तो मेरी जानकारी में ऐसे बहुत से वकायदे हैं जहां मैं इसे फेंकवा सकता हूँ, और मुझे इसके लिए एक बार सोचना नहीं पड़ेगा। उसकी बात पर जय कुछ कहता, उसके पहले ही चित्रा बोल पड़ती, जाओ जाओ, बड़े आए मुझे फेंकने वाले। मैं कोई अबला नारी नहीं हूँ। आप कोशिश तो कीजिए। आपको नाम मैंने फेंक दिया तो मेरा नाम भी चित्रा नहीं। जय और नैना उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे वो दोनों कोई छोटे बच्चे हैं। वो दोनों आज भी बच्चों की तरह भिड़ जाते हैं। वो दोनों आगे कुछ कहते, उसके पहले ही नैना गुस्से भरी आवाज में आती है, आप दोनों चुप होंगे कि नहीं? भूल क्यों जाते हैं आप दोनों कि अब आप बच्चे नहीं हो, बल्कि बच्चों के बाप हैं, जिनकी शादी भी हो चुकी है। बुढ़े होने को आए हैं, लेकिन बच्चों की तरह लड़ने लगते हैं। नैना की डांट सुनकर दोनों शांत हो गए। नैना ने उन दोनों को छोड़कर व्योम की तरफ देखा और कहा, व्योम मैं जानती हूँ कि क्या हुआ है, लेकिन तुमने एक बार भी सोचा कि इन सब का उस पर क्या असर होगा? न सिर्फ उसके लिए बल्कि उसके होने वाले बच्चे के लिए भी। व्योम ने कहा, हाँ माँ मैं जानता हूँ। मैंने उसे बहुत बार बताने की कोशिश भी की, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। वो बार बार खुद को मेरी मिस, इसके आगे वो कुछ नहीं कहता है और चुप हो जाता है। फिर वो आगे कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आया, और गुस्से में मैंने इसके आगे जो उसने कहा वहां मौजूद लोगों को एक और बड़ा शौक देने से काम था। सभी उसे ऐसे देख रहे थे जैसे अभी अभी उसकी पिटाई कर देंगे। वो उन सभी के सामने ऐसे खड़ा था जैसे उसने कोई बहुत बड़ा काम किया हो। वहीं एक जगह पर जो शहर से कुछ दूरी पर थी, यहीं पर परी थी। गुस्से से सामने खड़ी सानवी को गुस्से से घूर रही थी। उसने आगे बढ़कर उसके गालों पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया, जिससे वो नीचे गिर गई। परिधि ने आगे बढ़कर उसके बालों को पकड़कर कहा, तुम्हारी एक बेवकूफ़ी से मेरा प्लान खराब हो गया। क्या जरूरत थी तुम्हें उस बच्चे को मारने की? आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा प्लान खराब हो गया। सानवी ने गुस्से से खुद को छुड़ाते हुए कहा, ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ है। व्योम को उस कान्हा के पते की खबर मिल गई थी। अगर मैं उसे नहीं मरवाती तो वो उसे बचा लेता। फिर उन दोनों के बीच जो गलतफहमी मैंने पैदा की है वो खत्म हो जाती, और वो दोनों एक हो जाते, समझी आप? परिधि गुस्से से कहती, तूने क्या उस व्योम राठौर को अपने जैसा बेवकूफ समझा है? तुझे क्या लगता है तुझ जैसी बेवकूफ के जाल में वो फंस जाएगा? शायद तू नहीं जानती कि इतने दिन बाद भी वो दोनों उसी घर में है, और उन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। तेरा वो बेवकूफी भरा प्लान कब का फेल हो चुका है। ये सुनते ही सानवी गुस्से से
कहती है नहीं, ये नहीं हो सकता है, मैं उस चारू को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि उनके पास एक कॉल आती है, जिसे सुनकर परिधि गुस्से से कहती, क्या ये खबर सच है? उधर से कुछ कहा जाता है, जिसे सुनकर परिधि कहती, ठीक है, तुम ध्यान रखना कि किसी को तुम पर शक ना हो। ये बोलकर वो फोन रख देती है। सानवी कहती, क्या खबर है? उसकी बात पर प्रीति गुस्से से कहती, चारू प्रेग्नेंट है। ये सुनकर सानवी का गुस्सा और बढ़ जाता है। वहीं राठौर पैलेस में सभी हाल में बैठे थे। नैना ने सभी की ओर देखकर कहा, मैंने डिसाइड किया है कि एक शुभ मुहूर्त देखकर हम तुम सबकी विदाई और और कहने पर सभी उसकी ओर देखने लगते हैं। लेकिन नैना घर घूर कर व्योम को देखती है, जो अपना सर नीचे किए खड़ा था। सभी ने उसकी ओर देखा, तभी आरू उसके पास जाकर कहती है, व्योम, ये तेरा कान इतना लाल क्यों है? उसकी बात पर व्योम अपना कान छूते हुए कहता है, कुछ नहीं दी, बस ऐसे ही। चारों भी उसकी ओर देखती है, लेकिन कहती कुछ नहीं है। इन दिनों वो बहुत चुप रहती थी, व्योम से भी कुछ बात नहीं करती थी। शायद कान्हा के जाने का गम अभी भी था। नैना ने उन दोनों को देखकर कहा, व्योम और चारू की शादी के बाद की रस्में करेंगे। ये सुनकर सभी को झटका लगता है। आरू कहती है, माँ, आप क्या कह रही हैं? उसकी बात पर नैना ने सभी को देखकर व्योम और चारू की शादी की बात बता दी, जो सुनकर सभी शॉक हो गए। सभी उन दोनों को देखे जा रहे थे। तभी किसी ने व्योम के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे वो एक और गिर गया। जब सभी ने देखा तो वहां पर सागर खड़ा था, जो गुस्से से घूरते हुए कहता है, तेरी हिम्मत कैसी हुई बिना मेरी परमिशन के मेरी बहन से शादी करने की? पायल कहती है, बेटा, हम जानते हैं कि तुम चारू को अपनी बहन मानते हो, लेकिन वो कुछ कहती। उसके आगे सागर ने कहा, मानता नहीं हूँ, बल्कि वो मेरी सगी बहन है। ये सुनकर सभी शॉक्ड हो गए, खासकर चारू। सभी हैरानी से सागर को देख रहे थे। नैना ने कहा, क्या कह रहे हो बेटा ये तुम? उसकी बात पर सागर ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ बड़ी माँ, चारू मेरी सगी बहन है। उसके बाद उसने सभी को बता दिया कि कैसे उसकी दादी ने सभी बहन को उससे और सभी से दूर किया था। एक दिन उसके कमरे में उसे चारू और उस औरत की फोटो मिली, जिससे उसे पता चला कि वो चारू ही है, और उसने अपना और चारू का डीएनए टेस्ट भी करवाया था। मैं चारू को ये सच्चाई बहुत पहले बताना चाहता था, लेकिन व्योम ने मुझे बताया कि अभी क्या कंडीशन है, और इसकी वजह से चारू पर और कान्हा पर खतरा और बढ़ सकता है। इसलिए मैं चुप था, लेकिन इसने बिना मुझे बताए मेरी बहन से शादी कर ली। इसको तो मैं, ये बोलकर वो व्योम की ओर बढ़ा ही था कि एक आवाज से वो रुक गया। उसने देखा तो अपनी आंखों में आंसू लिए हुए चारू उसे देख रही थी। उसने उसे भाई कहकर बुलाया था, जिसे सुनकर वो चारू की ओर बढ़ गया। चारू उसके गले लग गई। चारू की आंखों से आंसू बह रहे थे। आंखें तो सागर की भी नम थी। वही जानता था कि जब से उसे सच पता चला था कि चारू उसकी बहन है, वो उसके मुंह से अपने लिए भाई सुनना चाहता था। हालांकि वो उसे हमेशा भाई ही बोलती थी, लेकिन आज बात कुछ और थी। जानवी उसे देखकर कहती, मैंने कहाँ सोचा था कि चारू की ननद बनकर उसे परेशान करूंगी, यहाँ तो ये मेरी ही ननद निकली। उसकी इस बात पर सभी मुस्कुरा देते हैं। सभी खुश थे, लेकिन व्योम और चारू के बीच अभी भी सब कुछ ठीक होकर भी ठीक नहीं था। सभी बहुत खुश थे, लेकिन घर के कुछ लोग अभी भी टेंशन में थे, क्योंकि सानवी का कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ है। सागर ने कहा कि चारू को वो अपने साथ ले जाना चाहता है, ताकि कुछ दिन वो उसके साथ रह सके। सभी इस बात पर मान जाते हैं। किसी का मन नहीं था, लेकिन सभी सागर के मन की बात समझ गए थे, इसलिए हाँ कह देते हैं। रात में चारू अपने कमरे में जाने लगती है तो व्योम उस कमरे में जाता है। चारू कहती है, ये क्या है? तो वो कहता है, यही सच है, अब ये कमरा तुम्हारा है, वो नहीं। उसकी बात पर चारू कुछ नहीं कहती है, लेकिन व्योम, जो उसकी खामोशी से अब परेशान हो चुका था, उसने कहा, चारू बताओ, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? क्या तुमने मुझे माफ नहीं किया? उसकी बात पर चारू कहती, ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है चारू? तुम मुझसे बात करती हो ना, मेरी ओर देखती हो। जानता हूँ कि कान्हा के जाने का गम कभी नहीं भर सकता, लेकिन क्या तुम हमारे बच्चे के लिए एक नई शुरुआत नहीं कर सकती? उसके बाद में चारू ने कहा, मुझे डर लग रहा है, कहीं मैं कान्हा के साथ साथ हमारे बच्चे को भी ना खो दूं। उसकी बात पर व्योम ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, कभी दोबारा ऐसा मत सोचना।
हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। कभी नहीं, चारू उसके गले लग जाती है। वहीं दूसरी ओर सागर जब अपने कमरे में जाता है तो हमेशा की तरह उसका मुंह बन जाता है, क्योंकि आज भी जानवी एंजल के साथ सो चुकी थी और सागर जो अभी तक घर की प्रॉब्लम की वजह से जानवी से दूर था, वो अब उसके साथ कुछ क्वालिटी टाइम चाहता था। वो नहीं मिल रहा था। उसने कहा अब मुझे कुछ करना ही होगा, नहीं तो ये जानवी ममता के चक्कर में मुझे साधु बनाकर ही छोड़ेगी। ये बोल वो मुंह बनाकर दूसरी ओर जाकर सो जाता है। आरुषि के कमरे में साकेत और आरुषि एक दूसरे की बाहों में सुकून से लेटे थे। कमरे की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि अभी अभी उन दोनों के बीच क्या हुआ है। इस समय दोनों के ऊपर सिर्फ एक चादर थी। आरुषि साकेत के कंधे पर सर रखकर कुछ सोच रही थी और साकेत उसके बालों को सहलाए जा रहा था। आरुषि ने साकेत से कहा साकेत। उसने बस मुंह में जवाब दिया। उसके बाद आरुषि ने कहा माँ पापा कब आएंगे। उसने बात पर वो कहता क्यों, क्या हुआ। आरुषि ने कहा वो शादी के बाद तुरंत चले गए, क्या वो मेरी विदाई में भी नहीं आएंगे। उसकी बात पर साकेत ने कहा दादी माँ की हालत अभी ठीक नहीं है, जैसे ही वो ठीक हो जाएंगी वो उन्हें लेकर वापस आ जाएंगे। तुम टेंशन मत लो, तुमसे ज्यादा उन्हें तुम्हारे घर आने का इंतजार है। उसकी बात पर आरुषि मुस्कुरा उठती है। वहीं श्री के कमरे में अलग ही माहौल था। श्री बेड पर बैठी अपनी बुक पढ़ रही थी और अनिरुद्ध उसका पैर दबा रहा था। उसने खुद से कहा शादी के बाद सबकी लाइफ रोमांटिक होती है, यहाँ तो मैं इसका मसाजर बन गया हूँ। कभी सर में दर्द होता है तो कभी पैर में, अरे कभी मेरे दिल का दर्द भी तो समझो। ये सोचकर वो मुंह बनाए जा रहा था कि श्री ने उसे देख कर कहा अनिरुद्ध अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारी सेवा करती हूँ। उसकी बात पर अनिरुद्ध उसे देखकर कहता है कोई जरूरत नहीं है। ये बोल वो सोने लगता है कि अचानक से वो उसके ऊपर आकर उसके कॉलर को पकड़कर कहती है तुम तो बड़े बोरिंग हो, बीबी को सेवा का मतलब भी नहीं समझती। अमृत ने देखा कि उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान है, तो वो एक डेविल स्माइल के साथ बोला ऐसा है तो मुझे दोष मत देना। ये बोल उसे एक झटके से अपने नीचे करके कहता है कल होने वाली प्रॉब्लम के लिए अभी से सॉरी। ये बोलकर वो चादर से दोनों को ढककर रूम की लाइट बंद कर देता है। अगले दिन सभी ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हुए थे। चारू भी उन्हीं लोगों के साथ बैठी होती है। सभी का ध्यान इस समय सिर्फ और सिर्फ चारू पर था, क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी की खबर सुनकर सभी खुश थे और ये भी जानकर खुश हुए थे कि वो अब व्योम की वाइफ है। सभी उसका बहुत ख्याल रख रहे थे। सभी उसे कुछ ना कुछ खाने के लिए कह रहे थे। नैना ने उसके लिए स्पेशल अपने हाथों से दूध बनाया था, जिसमें उसने ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स डाले थे। चारू सभी का इतना प्यार पाकर अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। वो कुछ कुछ अपने भाई के गम से उभर रही थी और उसके लिए एक नई खुशी की बात यह थी कि उसे उसका बिछड़ा हुआ भाई भी मिल गया। उसके बारे में उसे पता भी नहीं था। ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद सभी बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी क्षितिज आता है और नैना से कहता है नैना, मैंने पंडित जी से बात कर ली है। 3 दिन बाद का उन्होंने मुहूर्त दिया है। उसी दिन घर में पूजा होगी। पूजा में ही व्योम और चारू बैठेंगे। साथ में उनकी पूजा होगी जो उनके बच्चे के लिए भी होगी। और उसके बाद अगले दिन विदाई का मुहूर्त है। उसकी बात सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। सागर कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए चारू को अपने साथ लेकर जाएगा। व्योम नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वो जानता था कि सागर अपनी बहन से बहुत टाइम से दूर रहा है, इसलिए वो कुछ टाइम अपनी बहन के साथ रहना चाहता है। इसलिए उसने भी कुछ ना कहते हुए हामी भर दी। लेकिन दिल ही दिल में वो नहीं चाहता था कि वो जाए, लेकिन वो सागर के फीलिंग्स को समझ रहा था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। सभी अपने अपने काम पर जाने के लिए निकल ही रहे थे कि अचानक से नैना बेहोश होकर गिर गई। नैना के बेहोश होते ही सभी भागकर उसके पास गए। सभी नैना को उठाने लगे। जब क्षितिज को पता चला तो वो भागकर वापस से घर में आया। उसके साथ ही घर के बाकी जेंट्स जो उसके साथ काम के लिए निकल रहे थे, वो सब भी अंदर आ गए। नैना की बेहोश देखकर क्षितिज घबरा गया। उसने तुरंत नैना को अपनी गोद में उठाया और कमरे में लेकर चला गया। व्योम ने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया और घर आने को कहा। थोड़ी देर बाद सभी नैना के कमरे के बाहर डॉक्टर का वेट कर रहे थे। अंदर डॉक्टर नैना को चेक कर रही थी और उसी के पास क्षितिज बैठा था। क्षितिज के चेहरे पर परेशानी दिख रही थी। डॉक्टर ने नैना को चेक किया। उसके बाद उन्होंने क्षितिज को देखकर कहा देखिए, ये थोड़ा स्ट्रेस और कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई हैं। आप इनका ध्यान रखिएगा। मैं ब्लड सैंपल ले लिया है,
2 दिन में रिपोर्ट्स आ जाएगी, फिर रियल कंडीशन पता चल जाएगी। जब तक आप लोग इनके खाने पीने का ध्यान रखिएगा। ये कहकर वो वहां से चली गई। डॉक्टर के जाने के बाद सभी सदस्य कमरे में चले जाते हैं। अब तक नैना को भी होश आ गया था। नैना जो सबको अपने लिए इतना परेशान देखती है तो वो मुस्कुराकर कहती है कि वो ठीक है। कुछ दिन नैना के पास रहने के बाद सभी ऑफिस चले गए, लेकिन क्षितिज के दिल में अजीब सी घबराहट हो रही थी। वो नैना को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते थे। नैना भी इस बात को जानती थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। आज पूरा दिन क्षितिज नैना के साथ ही रहा। वो उसका ध्यान रखता रहा। नैना को हल्का फीवर भी था, इसलिए आज पूरा दिन वो ज्यादातर टाइम सोती ही रही। सागर जानवी के साथ एंजल को लेकर अपनी कार से निकला था। पहले उन दोनों ने एंजल को उसकी स्कूल छोड़ा, फिर जानवी को अपने साथ लेकर ऑफिस चला गया। जैसे वो दोनों ऑफिस में एंटर करते हैं, वैसे ही वहां पर मौजूद सभी एम्प्लॉय उन्हें वेलकम करते हैं और उनकी शादी के लिए कांग्रेचुलेट करते हैं। कई सारी लड़कियों ने उन दोनों को गिफ्ट भी दिया, जिसे प्यार से उन दोनों ने एक्सेप्ट किया। सागर और जानवी सबसे मिलकर अपने केबिन में गए। सागर ने जानवी का सामान भी अपने ही केबिन में शिफ्ट करवा दिया था। पहले तो जानवी ने इस बात के लिए इनकार किया, लेकिन सागर ने उसे कहा कि वो उसकी वाइफ है और वो उसके साइड डिसीजन में उसका साथ देना डिजर्व करती है। उसके पास जो भी फाइल आती है, जो भी बात होती है, वो सभी में उसका डिसीजन जरूरी है। सागर का ये साइड जानवी को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। उसे लग रहा था कि सागर उसे अपने सभी डिसीजन में शामिल करके उसे एहसास दिलाना चाहता है कि वो उसे अपने बराबर मानता है, लेकिन असली वजह क्या थी ये तो सागर ही जानता था। जैसे ही दोनों केबिन में एंटर करते हैं, सागर झट से जानवी को खींचकर अपनी बाहों में भर लेता है। जानवी उसके इस एक्शन से हैरान हो जाती है। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखते हुए कहती है, सागर क्या कर रहे हो, हम ऑफिस में हैं। सागर उसे लेकर सोफे पर बैठ जाता है और उसे अपनी गोद में बिठाकर अपने हाथ से सामने टेबल पर रखे हुए रिमोट से लॉक कर देता है। ये होते ही पूरे केबिन में पर्दे गिर जाते हैं और दरवाजा भी लॉक हो जाता है। सागर उसे देखकर कहता है, अब कोई भी हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। उसकी बात सुनकर जानवी कहती है, सागर हम ऑफिस में हैं, ये हमारे ऑफिस का केबिन है, बेडरूम नहीं, समझे। ये कहकर वो उठने लगती है, लेकिन सागर उसे खींचकर फिर से सोफे पर गिरा देता है और उसके ऊपर आकर कहता है, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे बेडरूम में तो मुझे अपने पास आने देती हो, वहां तो तुम्हें अपनी बेटी के आगे मैं दिखता ही नहीं। जानवी आंखें बड़ी बड़ी करके सागर को देख रही होती है। उसे समझ में नहीं आता कि उसे क्या जवाब दे, लेकिन सागर उसके इस लुक को इग्नोर करके अपने हाथ को बढ़ाकर उसके बालों को उसके चेहरे से हटाता है और उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे किस करने लगता है। जानवी कुछ देर तक तो शॉक में रहती है, लेकिन धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करके सागर की उस किस में उसका साथ देने लगती है। जानवी का साथ पाकर सागर भी किस और भी ज्यादा पैशनेट हो जाती है। काफी देर तक जानवी को किस करने के बाद सागर को जब लगता है कि उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके होठों को छूकर उसके गले पर किस करने लगता है। जानवी जोर जोर से सांस ले रही थी। आज उसने पिंक कलर की एक हल्की सी साड़ी पहन रखी थी। जानवी उसके प्यार के भाव में बह रही थी, लेकिन वो दोनों अपने प्यार में आगे बढ़ पाए तभी सागर का फोन बजने लगा। पहले तो सागर ने इग्नोर किया, लेकिन जब वो बार बार बजने लगा तो वो हार मानकर जानवी से दूर हुआ और फोन उठाकर देखा तो वहां पर एंजल के स्कूल से उसके टीचर का फोन था। वो तुरंत उसे फोन को अटेंड करता है और जब सामने की बात सुनता है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। सागर और जानवी तुरंत एंजल के स्कूल के लिए निकले। जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें स्कूल में एंजल नहीं मिली। सागर ने गुस्से से पूछा कि उनकी बेटी कहाँ है। जानवी भी एंजल के लिए परेशान थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। स्कूल के स्टाफ ने बताया कि एक औरत जो खुद को एंजल की माँ बता रही थी, वो पुलिस के साथ आई और उसे लेकर चली गई। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन पुलिस के साथ होने की वजह से हम कुछ नहीं कर पाए। सागर ने गुस्से से पूछा कि कौन थी वो जिस पर उन्होंने उसका नाम कियारा सक्सेना बताया। ये सुनकर सागर और जानवी दोनों ही हैरान हो गए। उन्हें लगा था कि उस दिन के बाद वो उनकी जिंदगी से दूर चली जाएगी, लेकिन वो इस तरह से एंजल को उनसे छीनने की कोशिश करेगी उन्हें नहीं पता था। सागर गुस्से से कार में बैठकर उसे स्टार्ट कर देता है। जानवी भी उसी के साथ थी। कुछ ही देर में दोनों एक छोटे से बंगले के बाहर पहुंचे। सागर ने कार रोकी और अंदर जाने लगा।
तो सिक्योरिटी ने उसे रोक दिया। सागर ने गुस्से से वहां मौजूद सभी गार्ड्स को एक के बाद एक करके जमीन पर सुला दिया। इस समय उसे सिर्फ अपनी बेटी चाहिए थी, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। वो अंदर गया तो उसे हॉल में कियारा सोफे पर बैठी कॉफी पीती हुई दिखी। उसे देखकर सागर का गुस्सा बढ़ गया। उसने उसे देखकर गरजते हुए कहा, कहाँ है मेरी बेटी? उसे वहां देखकर कियारा हैरान नहीं हुई। उसे देखकर लग रहा था कि वो अच्छे से जानती है कि वो जरूर वहां आएगा। कियारा अपने चेहरे पर एक मुस्कान भरते हुए बोली, ओ सागर, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे, लेकिन इतनी जल्दी ये नहीं पता था। कियारा की बात सुनकर जानवी उसे सामने आकर कहती है, अपनी बकवास बंद करो और ये बताओ कि मेरी बच्ची कहाँ है। जानवी के मुंह से ये सुनकर कियारा कहती है, सागर का समझ में आता है कि उसने एंजल को पाला है, लेकिन तुम उसे अपनी बच्ची किस हक से कह रही हो? उसे मैंने जन्म दिया है, इसलिए मैं उसकी माँ हूँ। सागर कहता है, सिर्फ जन्म देने से कोई माँ नहीं बन जाती। माँ बनने के लिए एक माँ का दिल होना जरूरी है, और जो ना तो एक अच्छी औरत बन पाई, ना ही एक अच्छी इंसान, वो माँ क्या बनेगी? और रही बात एंजल की माँ होने का, तो वो हक तुम उसी दिन खो चुकी थी जब तुमने उसे कचड़े के डिब्बे में डाल दिया था। मैं ये बात भी बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारे मन में उसके लिए कोई भी प्यार नहीं है। जरूर ये तुम्हारी कोई नई साजिश है जिसके लिए तुम सिर्फ उसे एक मोहरा बना रही हो, लेकिन मैं अपनी बच्ची को कभी भी तुम्हारी चाल का हिस्सा नहीं बनने दूंगा, समझी? अब बताती हो कि मैं भूल जाऊं कि तुम एक औरत हो। इस समय सागर की आंखें गुस्से से लाल थी। उसे इस तरह से आज तक कभी भी कियारा ने नहीं देखा था। एक बार के लिए वो भी डर गई थी। वो आगे कुछ कहती उसके पहले ही उन सबके कानों में एक आवाज आती है, माँ। ये सुनकर सभी का ध्यान सीढ़ियों पर जाता है जहां से एंजल आ रही थी। वो भागकर उनके पास आती है। उसे इस तरह से आते देखकर कियारा मुस्कुराते हुए अपनी बाहें फैला देती है। एंजल भी भागकर आने लगती है। ये देखकर जानवी की आंखें नम हो जाती हैं। उसके दिल में एक टीस उठती है। तभी एंजल भागती हुई आती है और कियारा के साइड से निकलकर जानवी से चिपक जाती है। कियारा का ये देखकर गुस्सा बढ़ जाता है। वो अपनी मुट्ठियां भींच लेती है। उसने अब तक ना जाने कितने बार एंजल को समझाया था कि वो उसकी माँ है, ना कि जानवी, लेकिन एंजल ने जैसे ही जानवी को देखा, वो उसके पास माँ कहती हुई चली गई। जानवी ने तुरंत उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसे प्यार करने लगी। जानवी उसके पूरे चेहरे पर किस कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू ऐसे बह रहे थे कि वो ना जाने कितने दिनों से उससे दूर थी। सागर ये देख सकता था कि जानवी एंजल को कितना प्यार करती है। कियारा से ये सब नहीं देखा गया। वो उसकी ओर बढ़कर एंजल को लेने की हुई कि उसने सामने सागर आकर कहता है, सोचना भी मत, एंजल की माँ जानवी है और उससे ये हक कोई नहीं छीन सकता है, कोई भी नहीं। कियारा कहती है, वो मेरी बेटी है और मैं उसे लेकर ही रहूंगी, समझे? और तुम दोनों कुछ नहीं कर पाओगे। सागर हल्के से मुस्कुराहट के साथ कहता है, इन योर ड्रीम। ये बोलकर वो जानवी का हाथ पकड़ता है और दोनों को लेकर चला जाता है। उनके जाने के बाद कियारा गुस्से से कहती है, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। ये बोलकर वो गुस्से से अपना फोन निकाल कर किसी को कॉल करके कुछ कहती है, फिर अपने कमरे में चली जाती है। सागर कार ड्राइव कर रहा था। उसके बगल में जानवी एंजल को अपनी गोद में लिए हुए बैठी थी। वो दोनों शांत थे कि अचानक से एंजल ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर सागर ने कार रोक दी और दोनों ही शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ एंजल को देखने लगे। वहीं राठौर मेंशन में एक औरत जो मेड के यूनिफॉर्म में थी, वो गार्डन में सफाई के बहाने एक कोने में खड़ी होकर फोन में कहती, हेलो मैम, आपको एक और न्यूज़ देनी है। वो चारू है ना, वो सागर की सगी बहन है, और तो और वो कुछ दिनों के लिए जाने का सोच रही है। फिर उधर से कुछ कहा जाता है जिस पर वो कहती है, हाँ, मैं अपना वो काम कर रही हूँ, उसका असर भी दिख रहा है, लेकिन अभी किसी को भी शक नहीं हुआ है। इतना बोलकर वो अंदर चली जाती है। वहीं एक और अखंड गौरी के घर के बाहर खड़ा था। उसके हाथों में फूल था। वो अंदर जाने से डर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहेगा। वो दरवाजा नॉक करता है तो दरवाजा खोलने वाले को देखकर वो शॉक हो जाता है। सागर और जानवी हैरानी से एंजल को देख रहे थे, जो कह रही थी, मम्मा, वो जो आंटी थी ना, जो मुझे लेकर गई थी, वो कह रही थी वो मेरी रियल मम्मा है। आप मेरी रियल मम्मा नहीं हो। आप सच में मेरी रियल मम्मा नहीं हो। मैं उनकी बेटी हूँ। ये सब बोलते हुए एंजल की आंखों में हल्की सी नमी आ गई थी। एंजल के मुंह से ये सब सुनकर जानवी की आंखों में आंसू आ गए।
उसने तुरंत एंजल को अपने गले से लगा लिया और उसके बालों को सहलाते हुए कही, नहीं बेटा, वो आंटी झूठ कह रही है, मैं ही आपकी रियल मम्मा हूँ, वो कोई नहीं है। जानवी एंजल को अपने गले से लगाए हुए थी, उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। सागर उन दोनों को देख रहा था, उसके दिल में भी एक दर्द उठ गया था अपनी बच्ची के मुंह से ये सुनकर। एंजल जानवी के गले लगे हुए कहती है, वो आंटी कह रही थी कि वो मुझे अपने पास रखेंगी और मैं उन्हें आंटी ना कहूँ, मम्मा कहूँ, लेकिन मेरी मम्मा तो आप हैं ना, मुझे आपके साथ रहना है, मुझे उन आंटी के पास नहीं जाना है मम्मा, प्लीज़ मुझे उनके पास मत भेजना, मुझे आपके और पापा के साथ अच्छा लगता है, प्लीज़ मम्मा। ये बोलते हुए एंजल रोने लगती है। एंजल के मुंह से ये सुनकर जानवी का दिल और भी ज़्यादा दर्द होने लगता है, उसकी आंखों में बहते हुए आंसू और भी तेज हो जाते हैं। वो एंजल को खुद से दूर करके उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके चेहरे पर किस करते हुए कहती है, नहीं बेटा, आपको मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, मैं ही आपकी मम्मा हूँ और मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, ना ही आपको कभी मुझसे दूर करूंगी, हम हमेशा साथ रहेंगे, प्रॉमिस बेटा, मैं आप कभी खुद से दूर नहीं करूंगी। ये कहकर उसने फिर से एंजल को अपनी बाहों में समेट लिया और धीरे धीरे उसके सर को सहलाती रही। काफी देर तक वो एंजल के सर को ऐसे ही सहलाती रही और उसकी ममता की छांव पाकर एंजल जल्दी ही सो गई। सागर अभी भी उन दोनों को देख ही जा रहा था, उसकी आंखों में भी हल्की सी नमी आ गई थी। वो ना तो एंजल को खुद से दूर जाने दे सकता था और ना ही उन दोनों माँ बेटे के बीच में किसी दूसरे को आने दे सकता था। उसकी गुस्से से मुट्ठियां कस गई थी। जब उसे कियारा की बात एंजल के मुंह से पता चली, उसने गुस्से से कहा, इसकी तुम्हें बहुत बुरी कीमत चुकानी पड़ेगी। कियारा, तुमने मेरी बच्ची को टारगेट करके अच्छा नहीं किया। ये कहकर उसने गाड़ी स्टार्ट की और राठौर मेंशन की ओर निकल गया। राठौर मेंशन में जानवी एंजल को अपने रूम में लेकर चली गई थी। उसने एंजल को चेंज कराया और उसे कुछ खिलाकर सुला दिया। वो काफी देर तक उसके पास बैठी रही। वहीं राठौर मेंशन के हाल में सभी बैठे थे। सागर भी गुस्से से बैठा हुआ था। सभी को कियारा की हुई हरकत के बारे में पता चल चुका था। व्योम गुस्से से कहता है, वो ऐसा कैसे कर सकती है, उसकी जैसी गिरी हुई औरत ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। पहले उसने तुम्हारे और जानवी के बीच में गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की, जब वो उसमें कामयाब नहीं रही तो उसने अब छोटी सी एंजल को अपना हथियार बना लिया। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्षितिज व्योम को देखकर कहता है, नहीं व्योम, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। उसकी बात पर सभी उसे देखने लगते हैं तो क्षितिज कहता है, हम सभी जानते हैं कि वो एंजल की बायोलॉजिकल मदर है और अगर उसने कोर्ट में ये बात रखी तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये बायोलॉजिकल मदर को पूरा राइट होता है अपने बच्चे को अपने पास रखने का। उसे सागर और जानवी से लेकर उसे दे दिया जाएगा और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी, लेकिन हमें उसे अपनी तरह से हराना होगा। सना वहीं बैठी हुई कहती है, भाई आप कहना क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि हम उस गिरी हुई औरत को अपनी बच्ची को ले जाने दें? क्षितिज कहता है, एंजल, हम सबकी बच्ची है, वो इस परिवार की बच्ची है और मेरी जानवी उसे अपनी बेटी मानती है। मेरी जानवी के सिवा उसकी माँ कोई नहीं हो सकता है और वो औरत तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हमें जो भी करना है सोच समझ कर करना होगा, क्योंकि इस समय उसके पास वो राइट है कि वो एंजल को अपने साथ रख सकती है। लेकिन हमें कोर्ट में किसी भी तरह से ये प्रूव करना होगा कि वो एंजल के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर वो सागर की ओर देखकर कहता है, तुम्हें कुछ प्रूफ इकट्ठा करने होंगे जिससे ये प्रूफ हो जाए कि उसने एंजल के साथ पिछले 5 साल पहले क्या किया था। उसकी बात सुनकर सागर कहता, ठीक है अंकल, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन ना जाने क्यों मुझे कुछ और ही अलग लग रहा है। वो सिर्फ एंजल को नहीं पाना चाहती है बल्कि उसका मकसद कुछ और है। हर्ष भी कहता है, हाँ भाई, मुझे सागर की बात सही लग रही है। वो औरत सिर्फ और सिर्फ एंजल को तो अपने पास नहीं चाहेगी, क्योंकि अगर उसे एंजल से कुछ भी लगाव होता तो उसे इस तरह से नहीं छोड़ती। हर्ष की बात सभी को सही लगती है और सभी इस बात से सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर कियारा चाहती क्या है। वहीं दूसरी ओर गौरी के फ्लैट में गौरी सोफे पर बैठी हुई थी, उसका सर नीचे था। उसके आसपास में क्रिस और नित्य बैठे हुए थे, जो अपने सामने खड़े अखंड को घूर रहे थे। नित्य अखंड से कहती है, भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप गौरी के घर पर इस समय क्या कर रहे हो, और तो और अपने साथ ही 99 रोजेस का बुके भी लेकर आए हैं। अखंड जब
गौरी के फ्लैट पर आया था तो उसने गौरी के दिन 99 रोजेस का बुके ले लिया था, क्योंकि आज गौरी का बर्थडे था और वो गौरी को सरप्राइज देना चाहता था। लेकिन यहाँ आकर उसे सरप्राइज मिल गया, क्योंकि गौरी के फ्लैट पर नित्या और क्रिस पहले से मौजूद थे। उन दोनों ने जब अखंड के हाथ में 99 रोजेस का बुके देखा तो वो दोनों हैरान हो गए, और गौरी उन दोनों को देखकर समझ में नहीं पा रही थी कि उन्हें क्या कहे, कि अखंड उसके लिए क्यों लेकर आया है। वो बस अपना सर नीचे किए हुए बैठी थी और अखंड उन दोनों को घूर रहा था और अंदर अंदर नर्वस हो रहा था कि आखिर वो उन दोनों को क्या बताए। अखंड आखिर बताता भी क्या? उसने तो खुद ही सोचा था कि आज वो गौरी से अपने दिल की बात करेगा। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी दिनों से काम कर रहे थे और एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। इन दोनों के एक्शन से ये पता भी चल जाता है लेकिन ऑफिशियली उन दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया था। और आज गौरी के बर्थडे पर अखंड ने सोचा था कि वो उसे प्रपोज करेगा, लेकिन यहाँ आकर तो उसे शौक ही मिल गया। अखंड ने उन दोनों को देखकर कहा कि वो दोनों इस वक्त वहां पर क्या कर रहे हैं। तो नित्या ने उल्टा उसी से पूछ लिया कि उनका छोड़ो, वो वहां पर क्या कर रहा है। माना कि गौरी उनके साथ काम करती है, लेकिन अपनी एम्प्लॉय के घर इस वक्त आना क्या सही है? अखंड उनसे सवाल से अचकचा गया। वो गुस्से से अपनी बहन को घूर कर देखता है और कहता है कि नित्या, मैंने पहले पूछा है और जवाब देने की जगह तुम मुझसे उल्टा सवाल पूछ रही है। क्रिस भी कहता है, भाई हम दोनों गौरी दी को बहुत पहले से जानते हैं। वो कॉलेज में हमारी सीनियर थी। आज उनके बर्थडे पर हम उनके पास आए हैं, लेकिन आप? अखंड कहता है, मैं भी उसे विश करने ही आया था। गौरी उसकी बात पर मुस्कुरा उठती है। नित्या अपनी आंखों को छोटी करके कहती है, 99 रोजेस के बुके के साथ तो लोग प्रपोज करते हैं, बर्थडे विश नहीं। अखंड को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी इस शैतान बहन को कैसे चुप कराए। आज उसके प्लान को खराब करने के लिए उसके ये भाई बहन यहाँ मौजूद हो गए। उसने गौरी को देखा और उसके पास जाकर कहता है, तुम चुपचाप क्यों बैठी हो? गौरी हड़बड़ा जाती है और कहती है, मैं क्या बोलूं? क्रिस कहता है, इनको क्या बोलना है, आप बस ये बताओ कि आप यहाँ क्यों हो। अखंड उन दोनों के इस सवाल के जवाब से परेशान हो जाता है और कहता है, तुम दोनों जानना चाहते हो ना कि मैं यहाँ क्यों हूँ? तो अभी बताता हूँ। ये बोलकर उसने गौरी को कमर से पकड़कर अपने करीब किया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिया। ये होते ही क्रिस और नित्या की आंखें बड़ी हो गई। क्रिस ने तुरंत नित्या की आंखों पर हाथ रख दिया। नित्या उसके हाथ हटाते हुए बोली, भाई ये क्या कर रहे हो, देखने दो। क्रिस कहता है, ऐसे किसी को नहीं देखते हैं, समझी? अखंड गौरी से दूर होता और कहता है, अब शायद तुम दोनों को जवाब मिल गया होगा। गौरी का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसे इस समय मन कर रहा था कि वो कहीं भाग कर जाए और छुप जाए, जहां कोई उसे ढूंढ ना पाए। अखंड अपने भाई बहन की ओर देख ही रहा था कि अचानक से दोनों ठहाका मारकर हंसने लगते हैं। अखंड को समझ नहीं आता कि वो दोनों क्यों कर रहे हैं। वहीं राठौर मेंशन में चारू जानवी के कमरे में जाती है तो देखती है जानवी एंजल को लेकर बैठी हुई थी। वो उससे कुछ बातें कर रही थी, लेकिन जानवी के चेहरे पर एक डर था जो कोई भी आसानी से देख सकता था। चारू ने उसे आवाज दी, जानवी। आवाज सुनकर जानवी उसकी ओर देखकर कहती है, अरे भाभी आप आइए ना। चारू मुस्कुरा देती है और कहती है, प्लीज तुम मुझे भाभी मत बुलाओ, मैं आज भी तुम्हारी फ्रेंड हूँ, तो चारू ही बोलो। जानवी कहती है, ऐसे कैसे, व्योम भाई मुझसे बड़े हैं, तो मैं कैसे नाम से बुला सकती हूँ? उसकी बात पर चारू कहती है, तो सागर भाई भी तो मुझसे बड़े हैं, तो मैं भी तुम्हें भाभी बोलूँ? उसकी बात पर जानवी मुस्कुरा देती है और कहती है, ओके फाइन, ना मैं भाभी बोलूंगी और ना तुम, ओके। चारों ने भी हाँ में सर हिला दिया। दोनों अपनी बातों में मशगूल हो गई। चारों पूरी कोशिश कर रही थी कि जानवी को रिलैक्स कर सके, क्योंकि वो जान गई थी कि कियारा की वजह से वो टेंशन में है। कुछ ही देर में श्री और आरुषि भी वहां आ गई। उन सभी ने भी उन दोनों को ज्वाइन कर लिया। श्री ने कहा, दी क्या आपको पता है ये नित्या और क्रिस आज कहाँ गायब है? आरुषि ने कहा कि वो दोनों गौरी के पास गए हैं, आज उसका बर्थडे है ना इसलिए। श्री ने कहा, वो गौरी है ना जो अखंड भाई की असिस्टेंट है? आरुषि ने हाँ में सिर हिलाया और उसने आगे कहा कि उन दोनों ने ये भी कहा है कि बर्थडे भले ही गौरी का है, लेकिन गिफ्ट हम सबको मिलने वाला है। उसकी बात पर सभी सोचे पड़ गए कि ऐसा क्या होने वाला है। तभी उन सभी के फोन पर एक साथ नोटिफिकेशन बेल बजी।
जब सबने उसे चेक किया तो हैरान हो गई और उसने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया था जिसमें वो सभी थे, जैसे वो सभी भाई बहन और उनके पार्टनर्स। उसी ग्रुप में क्रिस ने एक फोटो भेजी थी जिसे देखकर सभी शॉक्ड हो गए। हाल में सभी के साथ बैठे सागर, साकेत, अनिरुद्ध और व्योम ने भी वो फोटो देख ली। सभी उस फोटो को देखकर शॉक्ड हो गए। क्रिस ने उस समय एक फोटो ले ली थी जब अखंड ने गौरी को किस किया था। अखंड, जो गौरी को किस करने पर बिजी था, उसे पता भी नहीं चला कि उसने ये हरकत उसके भाई ने सभी के सामने टेलीकास्ट कर दी है। सभी उस फोटो के कैप्शन को देखकर और भी हैरान हो गए, क्योंकि उसमें लिखा था, हमारे घर की दूसरी बहू भी मिल गई है और आरुधि यही गिफ्ट था आप सभी के लिए। सभी उस फोटो को देखकर हैरान थे, वहीं खुश भी थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि हमेशा रफ एंड टफ रहने वाला अखंड ऐसा भी कर सकता है। सभी भाई बहनों में व्योम बहुत ही सीरियस और गुस्से वाला था, लेकिन अखंड भी कुछ कम नहीं था। वो बहुत ही शांत रहता था। सभी गौरी से मिल चुके थे, वो तो जैसे बोलने की मशीन थी। सभी हैरान थे कि अखंड को गौरी कैसे पसंद आ गई। जहाँ अभी सब थोड़े परेशान थे, वहीं सभी अब खुश थे। साकेत ने मैसेज लिखा, उन दोनों को लेकर जल्दी पहुंचो, नहीं तो हम वहां पहुंच जाएंगे घर के बड़ों के साथ। वहीं गौरी के फ्लैट में अखंड ने भी वो सब देख लिया था। वो इस समय क्रिस को घूर रहा था। वो आगे बढ़कर उसे मारने को हुआ कि वो भागकर गौरी के पीछे छिप गया। अखंड ने उसे घूरते हुए कहा, ये क्या हरकत है? तुझे पता भी है तूने ये क्या किया है? अब तू मुझसे नहीं बच सकता। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ा ही था कि उसका फोन बज उठा। उसने देखा कि व्योम का कॉल है तो उसने उठाया। उधर से व्योम ने कहा, उसे मारने को कोई फायदा नहीं है, आधा घंटा है तुम्हारे पास, इस आधे घंटे में गौरी के साथ घर पर मिलो। ये बोलकर उसने फोन काट दिया। अखंड गुस्से से क्रिस को देख रहा था, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था। राठौर मेंशन में सभी सामने बैठे गौरी और अखंड को घूर रहे थे, क्योंकि श्री अपने बेबाक अंदाज की वजह से घर के सभी बड़ों को न सिर्फ अखंड और गौरी के बारे में बता दिया था, बल्कि उन्हें वो फोटो भी दिखा दिया था। अब सभी उन दोनों को घूर रहे थे। नैना वहीं एक और बैठी थी, उसकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं थी, लेकिन वो बैठी थी क्योंकि वो भी जानना चाहती थी कि आखिर ये सब माजरा क्या है। नैना ने देखा कि आरव और क्षितिज दोनों ही उसे घूर रहे थे। उसने अपना सर पीट लिया और खुद से कहा, ये दोनों तो मेरे बच्चे को ऐसे घूर रहे जैसे अपना टाइम भूल गए। वो फिर सभी को देखती है तो घर के सभी लोग ही उन दोनों को घूर रहे थे। नैना ने सभी को देखकर कहा, अब आप लोगों का घूरना हो गया हो तो बोलो भी कुछ। आरव ने उसे देखते हुए कहा, भाभी ये ऐसी हरकत कर रहा है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अखंड, तूने तो कहा था कि तेरी जिंदगी में सिर्फ काम ही इम्पोर्टेंट है, कोई लड़की तेरी लाइफ में नहीं है। मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा ऐसा छिछोरा हो गया है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि तू मेरा बेटा है। नैना ने गुस्से से उसे देखते हुए कहा, लेकिन मुझे यकीन है आरव। आरव अब उसकी ओर देखता है तो नैना उसे घूर कर देख रही थी। नैना ने आगे कहा, तू कैसा था ये मुझसे नहीं छुपा है। फिर वो सभी की ओर देखकर कहती है, और आप सभी मेरे बच्चे को ऐसे घूर रहे हैं जैसे आप सभी तो दूध के धुले हैं, आप अभी अपने दिन भूल गए। नैना के ऐसा कहते ही जो लोग अखंड को घूर रहे थे वो सभी हड़बड़ा जाते हैं। नैना अखंड और गौरी को देखकर कहती है, मुझे इन दोनों के रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है, मुझे गौरी पसंद है। फिर वो उन दोनों को अपने पास बुलाती है। नैना गौरी को अपने बगल में बिठा लेती है और अखंड नीचे उसके पैरों के पास बैठ जाता है। नैना ने कहा, गौरी और अखंड की कल सगाई होगी। व्योम और चारू के लिए जो पूजा रखी गई है उसके बाद इन दोनों की सगाई होगी। नैना की बात से सभी सहमत हैं। गौरी की आंखों में कुछ नमी आ गई। नैना ने उसका चेहरा उठाकर पूछा, क्या हुआ बेटा? गौरी ने नम आंखों से कहा, आंटी मैं नहीं जानती कि मैं क्या कहूँ, कभी किसी अपने का साथ मिला ही नहीं, और जब से अखंड सर आए हैं मेरी जिंदगी में तब से लगा कि कोई अपना है। लेकिन मैं डरती थी कि एक अनाथ लड़की को कोई क्यों अपनाएगा, इसलिए मैं हमेशा इस बात से नकारती थी। लेकिन आज। उसकी बात पर क्षितिज ने कहा, खबरदार, जो आज के बाद खुद को अनाथ कहा, तुम भी हमारी अपनी हो, इस घर की बेटी हो। उसकी बात पर गौरी मुस्कुरा देती है और उसे गले लगा लेती है। तभी सोफिया कहती है, वैसे भाभी आपको नहीं लगता कि आप अकेले ही सास नहीं बन रही हैं? आखिर मेरा भी तो कुछ हक बनता है इस घर की बहू पर।
उसकी बात पर सभी मुस्कुरा देते हैं। सोफिया अखंड की माँ थी, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि गौरी उसकी बहू है, बल्कि उसने कहा कि वो इस घर की बहू है, जिससे साफ साफ पता चलता था कि उस घर के सभी बच्चे सभी के थे, किसी का कोई भी बंटवारा नहीं था। ये सब देखकर गौरी का दिल खुश हो गया कि वो एक ऐसे घर में है जहाँ सभी में इतना प्यार है। शाम को सभी डिनर टेबल पर थे। नैना ने देखा कि आज का खाना कुछ अलग है, तो वो सबकी ओर देखती है। तो चित्रा कहती है, नैना, आज का सारा खाना आरू, जानवी, चारू और गौरी ने बनाया है। नैना खुश हो गई। फिर उसने श्री की ओर देखकर कहा, बस ये है कि जिसे खाना सिर्फ खाना आता है, बनाना नहीं। चित्रा की बात सुनकर श्री, जो खाना खा रही थी, वो रुक जाती है और फिर कहती है, माँ, मैं क्यों बनाऊं खाना? उसके लिए अनिरुद्ध है ना। सभी उसकी बात पर मुस्कुरा देते हैं। सभी जानते थे कि श्री को खाना बनाना तो दूर, किचन के नाम से भी भागती है। लेकिन एक बात अच्छी थी कि अनिरुद्ध उसकी इस बात से नाराज नहीं होता था। वो कहता था कि उसे जब आता है तो श्री को क्या जरूरत है। सभी इसी तरह से खाना खाकर अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन घर में पूजा थी, इसलिए सभी को जल्दी उठना था, तो सभी सोने चले गए। सागर और जानवी एंजल को लेकर जा ही रहे थे कि सना उनके पास आकर कहती है, आज मेरी बच्ची अपनी नानी के पास सोएगी। सना की बात सुनकर एंजल तुरंत उसके पास चली जाती है और कहती है, यस नानू। उसे इस तरह से जाते देखकर जहां जानवी हैरान थी, वहीं सागर का दिल खुशी से नाचने को हो रहा था। आज फाइनली उसे जानवी से साथ अकेले में मिलेगा। नहीं तो शादी के बाद वो एंजल के आगे उसे देखती ही नहीं थी। आज एंजल के समय के साथ जाने के बाद सागर को फाइनली वो मौका मिल गया, जिसे वो अपने हाथ से जाने तो नहीं देने वाला था। वो एक दिलकश मुस्कान लिए कमरे में चला गया। जानवी ने सना को देखकर कहा, माँ, आप इसे लेकर जाइए, मैं इसके लिए कुछ लेकर आती हूँ। सना ने पूछा कि क्या लेकर आने वाली है, जिस पर जानवी कहती है, मम्मा, एंजल को रात में नींद नहीं आती है, उसे दूध पिलाना पड़ता है और उसे फिर रात में उठकर भी भूख लग जाती है, इसलिए कुछ स्नैक्स मैं आपके कमरे में रख देती हूँ। सना अपनी बेटी को देख रही थी, जो आज एक माँ की तरह उसे दिखाई दे रही थी। वो मुस्कुराकर एंजल को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद जानवी इन एंजल के लिए जो भी कुछ देना था, वो सब कुछ अपनी माँ को देकर अपने कमरे में आती है। जानवी जैसे ही अपने कमरे में आती है, अंदर का नज़ारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो कुछ सोच पाती है, तभी उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल जाती है। क्या होगा आगे इस कहानी में, जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।